आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और एनिमल फिजियोलॉजी से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। आपको बता दें इसमें कई टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग भी हमारे साथ इसको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया था, सिलेबस, ये सब चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं और टोटल एक टॉपिक और बची है, सारी टॉपिक। और हमने आपसे बताया भी था कि यहाँ सेल्फ इवेल्यूशन वाला जो टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये PYQ से ही लिए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि हम क्लासेस में यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आई होप कि आपने सब वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होता तो फिर से देख लीजिएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हमको पढ़ना है और ये टॉपिक हमको आज फिनिश करना है, यानी आज ये चैप्टर आपका पेज नंबर हम लोग 20 पे हैं और 27 पे आपका जाकर के PDF कंप्लीट होता है। 7 पेज की स्टडी करना है, आसान है, कठिन नहीं है। बस थोड़ी देर आप ध्यान से सुनेंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। कल नागपंचमी से आपका स्टार्ट हो रहा है तिरंगा बैच। और तिरंगा बैच आपका चलेगा कब तक? पूरी क्लास 12th की हम लोग NCERT से शुरू कर रहे हैं हिंदी मीडियम में। और ये तिरंगा बैच स्पेशली जो है बिहार के PGT के लिए ही है। तो इसमें आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है और एक एक करके चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरा निःशुल्क है, कल सुबह आपको बैच देखने को मिल जाएगा और उसके बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान हमारी कोशिकाओं में कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। जब हमारे लंग्स में, यानी जब लंग्स के अंदर जब गैसेस जाती हैं तो गैस लंग्स के अंदर जाने के बाद अंतिम हिस्सा उसका होता है एल्बोली। किस में पहुंच जाती है? एल्बोली में, जिसे हिंदी में कूपिका कहा जाता है। एल्बोनी में पहुंचने के बाद इन हवाओं के प्रेशर की वजह से, जब आप जानते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसा है गैसेस का, उसके हिसाब से गैसियस एक्सचेंज होता है। और गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे जिस प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं कि ऑस्मोसिस कहते हैं? डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। और जब वाटर मॉलिक्यूल चल के जाते हैं तो उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो यहाँ डिफ्यूजन की प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। अब आते हैं टॉपिक पे। पहले तो हम लोग ये जो NCERT में दिया गया, चूँकि पेपर में वैसे ही आता है तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक समझने का प्रयास करते हैं। हम 2 टेबल बनाते हैं, बेसिक समझ लीजिए, बाकी डिटेल तो हम NCERT आपको पढ़ा ही रहे हैं। बेस समझिए, बेस समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे हम 2 टेबल बना रहे हैं, एक टेबल इधर है आपका लंग्स है और दूसरा है, माफ़ करिएगा, एक लंग्स है और दूसरा जो है आपका वो कौन है? ब्लड वेसल से, यानी ए वाला हिस्सा, जो ए वाला जा रहा है, ठीक है। और एक एल्वोलाई वाला हिस्सा, दोनों हिस्से हैं। अब हमारे लंग्स में जो गैस हैं, मेनली हमको 2 ही को पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ना है और किसको पढ़ना है? ऑक्सीजन को। चलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और इस पर थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पर समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आउटर इन्वायरमेंट में, अगर हम आउटर इन्वायरमेंट की बात करें तो कितना होता है? 0.03% होता है, आप सब जानते हैं। जबकि हमारे बॉडी में कितना होता है? तो आप कहें, सॉरी, यहाँ पे रुक के मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कह रहा है 2 तरह से हम समझते हैं। एक है आउटर इन्वायरमेंट, जो आउटर इन्वायरमेंट में होगा वही हमारे लंग्स में जाएगा, और जो इनर इन्वायरमेंट में होगा यानी जो ब्लड में होगा वो बाहर आएगा, तो ये ब्लड है, ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज वैल्यू देखते हैं। पहले हम ऑक्सीजन को पढ़ते हैं। ऑक्सीजन आउटर इन्वायरमेंट में कितना? 21% है। ब्लड में कितना है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं तो 16% है। कौन से ब्लड में? डी ऑक्सीजनेटेड में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है। और जब ब्लड में आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाती है? 4% हो जाती है। यहाँ तक तो डाउट नहीं है, क्लियर है, आसानी से आप समझ सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। जो ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जा रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा, यानी ऑक्सीजन आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट की तरफ जाएगा, अर्थात लंग्स से चल करके ब्लड में जाएगा। और जब यहाँ पे देखें तो ब्लड से चल करके लंग्स में आएगा, और जब लंग्स में आएगा तो वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक्चुअली में इसी को हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कहते हैं।
यही इतना कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। बस इसी के हिसाब से कुछ प्रश्न हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टर्मोलॉजी हैं, वही घुमा फिरा करके आपसे पूछी जाती हैं जो आपको पढ़ना है। अब आइए हम लोग यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं और चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। कह रहा है एल्बोली आर द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कह रहा है एल्बोली जो है लंग्स का जो अंतिम हिस्सा है वह प्राइमरी साइट होता है किसका, गैसियस आदान प्रदान के लिए वो प्राइमरी साइट बन करके सामने आता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो, कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज जो है वो किस पे निर्भर करता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन द ब्लड टिश्यू, किसके बीच में होता है, ब्लड टिश्यू के बीच में होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज विद द साइट बाय द सिंपल डिफ्यूजन। कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो गैसेस एक्सचेंज होता है एक्चुअली में सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रेशर के ऊपर निर्भर करता है, यानी कैसा उसका प्रेशर है इसी पर निर्भर करेगा। सॉल्विलिटी ऑफ दिस गैसेस एज वेल एज थिकनेस, कह रहा कि इसकी गैस के घुलने की मात्रा और उसके जो लेयर्स है उसकी थिकनेस इज द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए दोनों, यानी जितनी मोटी लेयर होगी ये निर्भर करेगी और जो यहाँ पे गैसियस इन्वॉल्वमेंट है वो निर्भर करेंगे। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल गैस ऑफ द मिक्सचर गैसेस कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। कह रहा कि सिंगल गैस का, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें घुली हुई गैसों के साथ जब कंपेयर करते हैं तो जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और इस प्रेशर को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, PO2 को ऑक्सीजन का है और PCO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग इंडिकेट करके जानते हैं। कह रहा पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एयर, एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन बिलो। नीचे डाटा दिया गया, अभी हम लोग डाटा को चेक करते हैं, ठीक है। तो डाटा वाली बात ही बताई जा रही है यहाँ पे, देखिए कह रहा डाटा में बताया गया कैसे ऑक्सीजन और उसका ग्रेडियंट बढ़ता है घटता है, उसके बारे में हम लोग अभी डाटा देखेंगे तो हम चर्चा करेंगे आपके साथ। नीचे आइए, एट द सॉल्विलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने की दर 20 से 25 टाइम ज़्यादा होता है तुलना में ऑक्सीजन के। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ द पर यूनिट डिफरेंट इन द पार्शियल प्रेशर एज मच कंपेयर टू द ऑक्सीजन। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। कह रहा जो डिफ्यूजन के लिए जो मेम्ब्रेन बनी हो 3 लेयर से मिलकर के बनती है, मेनली थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई के स्क्वेमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, एल्वियोलर कैपिलरी की एंडोथेलियम एंड बेसमेंट सब्सटेंस ऑफ देम, और उन दोनों के बीच में पाया जाने वाला बेसमेंट सब्सटेंस। आपको मैं ये मेम्ब्रेन दिखा दूँ, यहाँ आप देखिए ये कह रहा है कि 3 लेयर से मिलकर बनी है, तो एक आपका ये बीच में बेसमेंट सब्सटेंस है और यहाँ पे आपके एंडोथेलियम है और एक्सोथेलियम, दोनों मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे 3 लेयर से मिलकर बनती हैं, जो ऊपर की तरफ है स्क्वेमस एपिथेलियम है और एल्वियोलर एंडोथेलियम जो है वो कैसी है, वो आपका कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रही है और उन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है बेसमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। However, the total thickness of much is less than the millimeter, बहुत मिलीमीटर में होता, बहुत मोटा नहीं होता है। तो इसका जो यहाँ पे परसेंटेज ग्रेडियंट आता है एक्चुअली में ये दिया गया है, यहाँ पे देखिए प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेरिक एयर में अगर देखा जाए तो इसका पार्शियल प्रेशर 159 है, यानी 159 है। लेकिन जब हमारे एल्बोली में पहुंचता है तो इसका घट करके प्रेशर कितना हो जाता है, 104, अर्थात 55 ग्रेडियंट इसका कम हो जाता है, ठीक है। ये घटता है अंदर पहुंचते पहुंचते, लंग्स में पहुंचते पहुंचते। लेकिन जब ये ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजनेटेड, अगर ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड है यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, तो डीऑक्सीजनेटेड, जब डीऑक्सीजनेटेड है यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो 40% तब भी ऑक्सीजन है। याद रखिए कभी भी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, लगभग 4% ऑक्सीजन बचा हुआ है, लेकिन किस में 40% ऑक्सीजन बचा हुआ है, लेकिन किस में, तो ये बचा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। लेकिन जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है तो इसमें 95 ग्रेडियंट जो है, इसकी तुलना में 95% जो होता है क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन हो जाता है। और टिश्यू में कितना होता है ऑक्सीजन, 40 पार्शियल प्रेशर।
सेम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.03% है। यहाँ पे एल्बोली में 40% इसकी मात्रा हो जाती है, तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज करती है। वहाँ पर लिखा गया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है बहुत तेज होती है, कंपेरिजन देखिए 20 से 25 गुना तेज होती है तुलना में ऑक्सीजन के। और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसकी मात्रा 45% हो जाती है, जबकि ऑक्सीजनेटेड में 40 और ये जो है टिश्यू में 45% के रेशियो से जाते हैं। आपको याद होगा ये हार्ट चैम्बर है। हार्ट हमारा मनुष्य का हार्ट 4 चैम्बर से मिलकर के बना होता है। तो ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं, राइट साइड वाले को राइट कहते हैं, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट कहते हैं। यहाँ पे जो नली आपकी लगी हुई है एक्चुअली में ये आपका ब्लड आ रहा है एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जा रही है, लंग्स के पास गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, पल्मोनरी वेन उसे रिटर्न लेकर के आ रही है हमारे हार्ट में, और हार्ट से ब्लड निकल करके हमारे बॉडी सिस्टम में मूव कर रहा है। और ऐसा करते करते धीरे धीरे सभी टिश्यू तक ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रिटर्न चली आती है। यहाँ तक तो आसान है। अब कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यहाँ से खूब भर भर के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। 2 ही पैरा है लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा देखिए कि ब्लड इज द मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा ब्लड एक ऐसा माध्यम है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करता है, मीडियम है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाई आरबीसी। हमारे ब्लड का 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है। द रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन, जो 3% ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व स्टेट में होता है और उसे प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। यानी ब्लड में आरबीसी और प्लाज्मा मिलकर के ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वह 97% आरबीसी के साथ ट्रेवल करता है, जबकि 7% किसके साथ 3% किसके साथ ट्रेवल करता है, तो 3% ट्रेवल करता है प्लाज्मा के साथ। वहीं पे आते हैं नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी वेयर 70% ऑफ इट कैरिड बाय द बाइकार्बोनेट। कह रहा 70% बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रेवल करते हैं और 20 से 25% जो है, कह रहा है 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आरबीसी, जबकि 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रेवल करते हैं हमारे बॉडी में। बचा 7%, ठीक है, लगभग 7% जो है ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के साथ मूव करता है। ये एक पैरा ऐसा है जहां से आपके खूब भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको अभी प्रश्न दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे सेल्फ इवैल्यूएशन के 15 क्वेश्चन हैं, लास्ट में जरूर करिएगा, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर पिगमेंट। हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रंग का पिगमेंट होता है, और ये कंटेन क्यों लाल रंग का होता है, क्योंकि ये पिगमेंट आरबीसी पे पाया जाता है और ये अपने साथ हीमोग्लोबिन को रखता है। और हीमोग्लोबिन कैसा होता है, हीमोग्लोबिन में हीम जो है आयरन है और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, कह रहा है जब हीमोग्लोबिन कैन बाइंड टू द हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी मैक्सिमम 4, कह रहा है एक हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर्स विच इंटरफेयर विद द बाइंडिंग। कह रहा कि 3 चीज़ें मेंटेन करती हैं कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसा है और टेम्परेचर कैसा है, ये सभी इंटरफेयर करते हैं ऑक्सीजन के बाइंडिंग में। ए सिग्मॉइड कर्व, यहाँ पे जब ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है तो एक कर्व बनता है। प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश, टीजीटी, पीजीटी, बिहार में सब जगह प्रश्न पूछा गया है। सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन होता है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ द प्लॉटेड ऑफ द कार्ब। जब प्लॉट पे बनाते हैं तो सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे जो कर्व होता है वो सिग्मॉइड होता है, यस जैसा होता है। द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसी कर्व का दूसरा नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। और ये हाईली यूजफुल ऑफ द स्टडिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन।
इन द एल्बोली, अगर एल्बोली की बात करते हैं, वेयर द हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड द लोअर टेम्परेचर, द फैक्टर आर फेवरेबल बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन वेयर द टिश्यू ऑफ द, कह रहा कि तब ये किसके लिए फेवरेबल है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए फेवरेबल। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा, जब एल्बोली में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम हो और बहुत कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो, टेम्परेचर लो हो, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के चांस बढ़ते हैं। वहीं पे कह रहा वेयर है, जबकि टिश्यू में जब यही उल्टा हो जाए, लो ऑक्सीजन प्रेशर हो एल्बोली में और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, यह कंडीशन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन में डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी कर देता है। दिस क्लियरली इंडिकेट द ऑक्सीजन गेट बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग्स सरफेस गेट डिसोसिएशन ऑफ टिश्यू। कह रहा एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर टू 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब आते नंबर 2 पे, कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो पहला प्रश्न तो यहीं पे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है और 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड इसी रूप में ट्रांसपोर्ट करते। दिस बाइंडिंग आर रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज द मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग। व्हेन CO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो हो एंड दिस टिश्यू, किसी टिश्यू में द कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स वेयर, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती हैं, और अगर ये एल्बोलिम हो तो डिसोसिएशन ऑफ कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन हो जाता है। कह रहा आरबीसी कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। आरबीसी अपने पास बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रखता है, एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और माइन्यूट क्वांटिटी में जो है सेम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे प्लाज्मा में। द एंजाइम फैसिलिटेट टू द फॉलोइंग रिएक्शन बोथ ऑफ द डायरेक्शन, ये दोनों दिशा में इस रिएक्शन को कराता है। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, कह रहा अगर टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, कैटाबोलिक डिफ्यूजन ऑफ द आरबीसी प्लाज्मा, तो ये जो होते हैं क्या करते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये सब बना लेते हैं। कह रहा एवरी 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर 100 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला ब्लड है तो उसमें 4 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती हैं। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, ह्यूमन बीइंग हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन and moderate the respiratory rhythm suited to the demand of the body tissue. This is the done by the न्यूरल सिस्टम। कह रहा है ये पूरा किस पे डिपेंड करता है, न्यूरल सिस्टम पर डिपेंड करता है। द स्पेशलाइज्ड सेंटर ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा यानी मेडुला रीजन जो कि ब्रेन का होता है और ये रिदमिक साइकिल को मेंटेन करने का कार्य करता है। एक और साइट होती है प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन में पाई जाती है जिसे निमेटोटॉक्सिक रीजन कहते हैं, और ये भी हमारे जो है रिस्पायरेटरी रिदम को मेंटेन करने का काम करता है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन आर देयर बाय द लेटर टू द रिस्पायरेटरी रेट। एक कीमो सेंसिटिव, अगर कोई केमिकल सेंसिटिव रीजन एरिया में आप रहते हैं तो वहाँ पे रिदमिक सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, किस पे ज़्यादा सेंसिटिव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पे, और किस पे, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन लेवल पर ज़्यादा ये होगा। इंक्रीज इन द दिस सब्सटेंस कैन एक्टिव दिस सेंटर विच इज द टर्न कैन सिग्नल टू द रिदमिक सेंटर to make necessary adjustment of the respiratory process by which these substances can be eliminated. Receptors associated with the aortic arch of the carotid artery can also be recognize change of the carbon dioxide and hydrogen ion concentration to necessary signal of the rhythmic center of the Redmal action. रिस्पायरेटरी क्वेशिएंट, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। कह रहा है ये क्या होता है,
तो ये प्रश्न देखिए आपके यस स्टेट में ही पूछा गया है। यस स्टेट में ये प्रश्न आपने देखा होगा, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड इन द सबस्ट्रेट, जब कार्बन डाइऑक्साइड सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग की जाती है, एंड द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द, तो अच्छा यहाँ पे ऊपर से देखिए, पहले इसको देखिए, कह रहा है कि लेटेस्ट नाउ टू द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग द एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। जब हम एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। कह रहा द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ, ये स्टेट का क्वेश्चन है भाई, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द रिस्पायरेशन इज कॉल्ड द रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट RQ, यानी रिस्पायरेटरी रेट। अब यहाँ पाइए, कह रहा जब कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट के रूप में हो तो यहाँ पे जो है RQ की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। आगे आइए, कह रहा है कि अगर यहाँ पे फैट हो तो RQ की वैल्यू जो होती है 1 से कम आती है, और वहीं पे अगर जो है रिस्पायरेटरी रेट क्या था, 0.9 होता किसका, व्हेन द प्रोटीन, अगर प्रोटीन हो तो RQ की वैल्यू 0.9 आती है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है ये सब आपको हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित कुछ बीमारियां, अस्थमा, इट इज द डिफिकल्ट टू ब्रीथ काजिंग स्विजिंग ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकिस। कह रहा जलन होता है, ब्रांची और ब्रांचियोल्स में जलन पैदा होने लगती हैं। एम्फीसिमा, ये डिसऑर्डर है एल्वियोलर सैक का, और इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ये ज़्यादातर होता है सिगरेट पीने से या बीड़ी हुक्का पीने से। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज, ये कहाँ होता है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है कि कई बार जो गैसेस होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, या वहाँ पे स्टोन तोड़े जा रहे हैं, पिसाई हो रही, तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा उड़ते हैं, जिसकी वजह से लंग डैमेज होने लगता है, और इस घटना को हम लोग ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। अब आते हैं MCQ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। पहला, हीमोसाइनिन, अभी आप हीमोग्लोबिन पढ़े थे, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो आपने कहा कि हीमोग्लोबिन सर पाया जाता है हमारी RBC में, जिसमें हीम आयरन है और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। लेकिन कह रहा है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन में हीम क्या है, ये जो है हीमोसाइनिन द रिस्पायरेटरी पिगमेंट कंटेन, हीमोसाइनिन जो है एक प्रकार का रिस्पायरेटरी पिगमेंट है। पहली बात, इसका आंसर गलत लगा है, इसमें कापर पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, कापर पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, हीमोसाइनिन में क्या होता है, कापर होता है। ये किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा के मेंबर में पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा के मेंबर में के ब्लड में हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, हल्का ब्लूइश कलर का होता है, इसमें कापर आयन पाए जाते हैं। यहाँ पे आंसर गलत लगा है, आंसर चक्कर मत पड़िए, कापर आपका एग्जैक्ट आंसर है, सही आंसर है, ठीक है। हमबर्गर फिनोमिना इज आल्सो नोन एज, हमबर्गर फिनोमिना को हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। खूब प्रश्न पूछे जाते हैं इससे भर भर के। मेटाबॉलिक वाटर, अच्छा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो प्रश्न रखे गए हैं ये सभी PYQ के ही प्रश्न हैं, कोई बाहर से प्रश्न नहीं लिया गया है। NCERT के प्रश्न हम बाद में आपको प्रैक्टिस पेपर में कराएंगे चैप्टर के एंड में। अगला वीडियो जो होगा आपके NCERT के प्रश्न का ही होगा। अगला, मेटाबॉलिक वाटर इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, किस प्रोसेस में मेटाबॉलिक जो है वाटर है वो जो है बाई प्रोडक्ट रूप में काम करता है, तो टिश्यू के रिस्पायरेशन में। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज कैरीड बाई, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड कितना, लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड किससे ट्रेवल करती, बाई कार्बोनेट में। 20 से 25% किसके द्वारा ट्रेवल करती, RBC के द्वारा। और जो है 7% किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। 7% लगभग प्लाज्मा के द्वारा ट्रेवल करती है। और मैंने उस पैराग्राफ को अलग लाइन से किया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, और कई 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया, लिखा एक बार गया है, वो अलग की बात है। इन एनिमल सेल एनर्जी रिच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इन, कह रहा है एनिमल सेल में एनर्जी रिच सब्सटेंस कौन प्रोड्यूस करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे डाला गया। सिनेडेरियन इपिथेलियम टिश्यू किस में पाए जाते हैं, नेजल पैसेज में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके BPSC में ही पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये नेजल पैसेज से है। आगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, कह रहा किस कंडीशन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में जाएगा वोर की इफेक्ट के हिसाब से लो pH2। जब मैं इसको मतलब डिस्क्रिप्टिव क्लास पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं इसको बोर्ड पे समझाऊंगा आपको कैसे कर्व बनता है। अभी आप याद रखिए pH2 एट द हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज, तो शिफ्ट टू द राइट साइड ऑफ ओनली, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन आरबीसी इज द कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय टू द न्यू वंस प्रोड्यूस एट द रेट ऑफ, कह रहा आरबीसी नॉर्मल कंडीशन में 120 यम पर मिनट के हिसाब से डिकम्पोज होती हैं। नंबर ऑफ NADH2 प्रोड्यूस क्रेब साइकिल, NADH2 क्रेब साइकिल में कितने नंबर ऑफ NADH2 बनते हैं? 4। अस्थमा इज द रिस्पायरेटरी डिजीज काज्ड बाय ड्यू टू, किसके कारण होता है? तो कह रहे हैं कि ये क्या होता है, ब्रांचियल रिस्पायरेशन में इन्फेक्शन होता है तो इसके कारण होता है। लिंक रिस्पायरेशन, लिंक रिएक्शन टू रिस्पायर इन्वॉल्व्स एस्टिल कोलिन कोएंजाइम ए फॉर मैलिक एसिड द रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट इज, मैलिक एसिड में RQ की वैल्यू क्या होती है? मोर देन 1 होती है। और द इनरेगुलरिटी ऑफ रिस्पायरेशन इज, इनरेगुलरिटी ऑफ रिस्पायरेशन को डिस्पनिया कहा जाता है, डिस्पनिया कहा जाता है। अगला, ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेशेंट ऑक्सीजन डप्ट हो जाता है। और ये था आपका पहला चैप्टर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपने 5 वीडियो जो देखे कैसा लगा उसका कमेंट करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तिरंगा सीरीज कल से आपकी स्टार्ट हो रही, हमें उम्मीद है कि तिरंगा सीरीज में आप सब जुड़ेंगे, तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और हम लोग बहुत बेहतरीन से आगे की तरफ लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।